फिजियोथेरेपी जो आपके जी। उस अंग को पुनर्वास करने की कोशिश आपको बताना चाहूँगा, इतिहास से शुरू करूँगा कि ये जो फिजियोथेरेपी का जो जन्म कह लीजिए या फिर उसका एक आविष्कार कह लीजिए, टाइम नहीं मिलता है, तो इस तरह के हार्ट फेल्योर जैसे रिज़ल्ट मतलब आते हैं। किसी आप जिसको भी एथलीट बनना हो, उसको आप क्या एडवाइस देंगे? नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट और दोस्त अक्षय। वेलकम टू द ओरिजिन शो, नॉलेज स्टार्ट्स हियर। ये एपिसोड 2 है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर अमरदीप सिंह। ही इज़ अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड ही हैज़ डन हिज कोर्स यूपी मेडिकल कॉलेज FAPGI। ये जो पॉडकास्ट था एक्चुअली वो लंबा था, सो मैं सोचा कि इसको दो दो पार्ट्स में ले आता हूँ। पार्ट 1 जो मैं अभी आपको शो करने जा रहा हूँ, इसमें हमें डिस्कस किया डीप अबाउट फिजियोथेरेपी होता क्या है और क्या योगा फिजियोथेरेपी में डिफरेंस क्या है, जिम में फिजियोथेरेपी का क्या मेन वर्क हो सकता है, बहुत कुछ। अगर आपको अपना नॉलेज बढ़ाना है तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए, अपने लाइफस्टाइल में इसको लेके आइए ताकि आपकी लाइफ थोड़ी और अच्छी बने। और हाँ, इसके बारे में आप अपने क्वेश्चंस भी मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं ताकि मैं क्वेश्चंस पूछ के आपको आपके आंसर दे सकूं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी। ऐसी और नॉलेज पाने के लिए आप प्लीज़ हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब दैट बटन। रेड बटन इज देयर ना, वहाँ दिख रहा है ना, तो उसको प्रेस कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि जब भी मैं ऐसे कोई एपिसोड्स लेकर के आऊँगा आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो अब तक के लिए स्टे ट्यून एंड एंजॉय दिस वीडियो। तो अमर जी, कैसे हैं आप? जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो थोड़ा-सा थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने अपने बिज़ी शेड्यूल से टाइम निकाला और आपने इस ओरिजिन शो में थोड़ा-सा एज़ अ गेस्ट आए। तो मेरे आपसे कुछ क्वेश्चन्स हैं, आप प्लीज़ उसके आंसर दे दीजिए ताकि जो लोकल हमारे जो ऑडियंस है उनको समझ में आए कि फिजियोथेरेपी है क्या? कैसे अचीव करें? तो पहले थोड़ा आप अपने बारे में बताइए और क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका, तो दैट पीपल समझ सकें आपके थोड़े अचीवमेंट्स और एक्सपीरियंस के बारे में फिजियोथेरेपी के सेगमेंट को लेके। थैंक यू सो मच। मेरा नाम डॉक्टर अमरदीप सिंह है और मैंने अब जी। फिजियोथेरेपी कैरियर जो अपना एजुकेशन उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस से किया। उसके बाद मैं दिल्ली में मैंने मैक्स हॉस्पिटल में जॉब की। उसके बाद MSS हॉस्पिटल में जॉब किया एंड आफ्टर दैन मेरा अभी अपना क्लिनिक है मेरे होम टाउन पे जिसका नाम है रिकवरी फिजियोथेरेपी क्लिनिक ऑफ न्यूरो रिहैब। और फिजियोथेरेपी एक बहुत ही आज के टाइम में बहुत ही ज़रूरी और जो ये भौतिक चिकित्सा है सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन लोग अभी नहीं। जैसा कि हमें देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में मोस्टली बहुत से कम ही लोग रूरल एरिया तक तो नहीं जानते इतना, लेकिन जो अगर हम शहरों की बात करें तो वहाँ भी अवेयरनेस नहीं है। तो लोग जी। अभी मेडिकेशन पे विश्वास रखते हैं और सालों तक मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट्स को झेलते हैं। हुँ। उन्हें ये समझना चाहिए कि फिज़ियोथेरेपी ट्रीटमेंट के थ्रू हम अपने शरीर को कैसे फिट रख सकते हैं और कैसे हम अपनी फर्दर इंजरीज़ को अगर कैसे हम क्योर कर सकते हैं बिना किसी मेडिकेशन के, विदाउट एनी सर्जरीज़। और जी। ज़ीरो और तो फिजियोथेरेपी में आपको काफ़ी बेटर ट्रीटमेंट और ये आपकी लाइफ़ की क्वालिटी को एक्सटेंड करता है। जी, तो डॉक्टर अमर आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। आपने बताया फिजियोथेरेपी के बारे में। तो अब एक कॉमन लाइन में बता सकते हैं फिजियोथेरेपी है क्या? ताकि कोई कोई गाँव का इंसान भी समझ सके कि फिजियोथेरेपी है क्या? देखिए फिजियोथेरेपी एक थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट है जिसमें हम अ, अ, मेडिकेशन से अलग हट करके और किसी जी। सर्जरी प्रोसीजर से अलग हट करके एक्सरसाइज के थ्रू या इलेक्ट्रोथेरेपी के थ्रू, इसमें कई तरह की वेरियस टाइप ऑफ थेरेपीज होती हैं जिनके थ्रू हम बॉडी के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं, मसल के फंक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं, कोई जी। फर्दर इंजरीज हुई हो तो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर्स हो गए उनको इम्प्रूव किया जा सकता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो गए उनको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो जी। फिजियोथेरेपी में हम बेसिकली ड्रग फ्री ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा।
तो अभी आपने कहा कि आप बहुत टाइप की फिजियोथेरेपी होते हैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। अ, मुझे समझना था कि ये फिजियोथेरेपी और लोग कहते हैं योगा, आजकल लोगों के बीच में मिथ बना हुआ है कि योगा कर लो फिजियोथेरेपी बात बराबर है। कुछ लोग गाँव में होता है, अभी गाँव में वही थिंकिंग है, तो उसको आप कैसे बस्ट करना चाहेंगे अपने हिसाब से? जी, जी। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा कि योगा एंड फिज़ियोथेरेपी बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बट योगा जो है आपका डेली लिविंग स्टाइल है। अच्छा, योगा आपका डेली लिविंग स्टाइल में ऐड होना चाहिए। अच्छी चीज़ है, योगा मेक्स यू फिट एंड फील बेटर। और जी, जो थेराप्यूटिक है, जो फिज़ियोथेरेपी है, वो आपके इंजरीज़ के बाद आता है। कि आप फिजियोथेरेपी आपकी डेली लिविंग स्टाइल में नहीं है और ना वो हो सकती है। उसकी नीड जी। आपको तब पड़ेगी जब आपको कोई डिसऑर्डर, माल फंक्शन या कोई मसल वन इंजरी वन या सेकंड, कोई सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, 1 सेकंड। यहाँ पे डॉक्टर अमर सिंह का कहने का मतलब है डिस्टरप्टर मीन्स आपको कुछ बॉडी में इश्यू आ रहे हो, उस चक्कर में डिस्टरप्टर कहते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि लोगों को समझ में आए सिंपल लेमन लैंग्वेज में, कि गाँव के लोग समझ नहीं पाते कुछ इंग्लिश के टिपिकल वर्ड्स, इसलिए मैंने इंटरप्ट किया, सॉरी। नहीं, नहीं, मैं ओवर टू कोशिश यू। करूँगा जी, हिंदी में पूरा समझाने की। तो जी, योगा आपका बस ये है कि आप डेली लिविंग अपने अपने रोज़ाना काम में और योगा करना भी चाहिए। अगर आप योगा करते हैं तो आपको बहुत जी, सारी बीमारियों से बच सकते हैं, जस्ट लाइक ब्लड डिसऑर्डर्स। और जैसे कि ब्लड का सर्कुलेशन कहीं रुकना या बीपी नॉर्मल या शुगर, बहुत सारी चीज़ें उनसे आप योगा से फिट रह सकते हैं। लेकिन कभी जी, कभी आपको कोई इंजरी हो जाती है खेल के जी, दौरान या एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट में, या कोई जी, ऑपरेट होने के बाद कोई चीज़ को दोबारा से एक्टिवेट करने में, कोई मसल को या किसी हाथ या पैर का खो जाना या उसमें वो कमज़ोर हो जाना, तो उसके जी, बाद आपके लिए एक जो बेटर ट्रीटमेंट होता है वो है फिजियोथेरेपी, जो आपके जी, उस अंग को पुनर्वास करने की कोशिश करते हैं कि उसकी जी, जी, दोबारा से उसमें वो स्ट्रेंथनिंग लाई जा सके, दोबारा से उसको फंक्शन में लाया जा सके, वो मसल्स को फंक्शन में लाया जा सके, उन जी, जॉइंट्स का फंक्शन मूवमेंट्स को इम्प्रूव किया जा सके। जी, तो इस तरह से फिजियोथेरेपी योगा से डिफरेंट होती है अच्छा, कि आप योगा में आप ओवरऑल बॉडी में सभी मसल्स पे वर्क करते हैं, लेकिन फिजियोथेरेपी में हम सिर्फ पर्टिकुलर इंजरी, पर्टिकुलर मसल्स पे काम करते हैं। जिस मसल्स को हमें प्रिवेंट करना होता है स्ट्रेस से उसको हम प्रिवेंट करते हैं, जो कि योगा में ऐसा नहीं होता है। योगा में हम जी, आप ओवरऑल बॉडी की अननेसेसरी स्ट्रेस और स्ट्रेस जाता है मसल्स पे, जिस पे नहीं जाना चाहिए उस पे भी जाता है। लेकिन फिजियोथेरेपी में हम वो एक्सरसाइज को की एक्सरसाइज चूज करते हैं जिसमें हम आपकी पर्टिकुलर मसल पे, पर्टिकुलर जॉइंट पे काम कर सकें और जी, उसको तो आपके कहने का मतलब है फिजियोथेरेपी का मेन फोकस जो होता है एक पर्टिकुलर मसल को लेके होता है, एक मांसपेशियों को लेकर के होता है, जी, उसको जी, रिकवरी के एग्जैक्टली। लिए। जी, जी, एग्जैक्टली। जी, फॉर योगा में भी एग्जाम्पल, आप जी, जी, आप कुछ बोले, सॉरी कुछ बोल रहे थे आप। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर घुटने में कोई प्रॉब्लम है तो हम हाँ, घुटने के सिर्फ पर्टिकुलर आपकी नी जॉइंट पे फोकस करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी मसल्स हैं उन पे फोकस करेंगे, उन पे वर्क करेंगे, ना कि आपके ओवरऑल बॉडी पे फोकस करेंगे, जो कि पहले से ही ठीक है। लेकिन योगा में क्या है कि आप ओवरऑल बॉडी पे ही आप फोकस करते हैं और जितना मसल स्ट्रेस होना चाहिए तो हम एक एक मेजरमेंट करके ही प्रेशर उस पे देते हैं, और जी, जो जी। कि आपकी जॉइंट के लिए उस समय के लिए जो ठीक रहता हो आपके लिए। तो आजकल मार्केट में बहुत से टाइप के ऑयल आने लग गए हैं कि ऑयल कीजिए, ये ऑपरेशन कीजिए, ये सब क्या, अगर हम लोग खाली फिजियोथेरेपी फोकस करें तो उससे ऑपरेशन में थोड़ा चांसेस कम होंगे, राइट? मतलब होते नहीं, जो जितने हमारे एग्जैक्टली। बुजुर्ग लोग होते हैं, जी, जी, हाँ, एग्जैक्टली। क्योंकि जितने देखिए हमारे मार्केट में बुजुर्ग होते हैं। जी, बहुत पहले सारे ऑयल हाँ जी, बोलिए, बोलिए, सॉरी, सॉरी। हाँ, मार्केट में आजकल बहुत सारे ऑयल और पेन किलर जेल्स वगैरह सब आने लगे हैं। और ठीक है, जी, अच्छी बात है, वो आयुर्वेदिक हैं और उसमें कुछ एलोपैथ में भी है। तो वो उनके अपने फंक्शन है, वो जस्ट अ पेन किलर है। वो आपके अच्छा, मूवमेंट्स को इम्प्रूव नहीं करेंगे। अगर आपके किसी जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन कम हो चुका है या कोई मसल्स की स्ट्रेंथनिंग खत्म हो गई है, उसमें ताकत नहीं जी, रह गई है, तो या मसल्स की शॉर्टनिंग हो गई है, तो वो उस उन चीज़ों में ये सब चीज़ें काम नहीं करेंगी।
हमें देखना होता है कि पूरा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की जॉइंट का मोशन कितना है, जॉइंट का मूवमेंट क्या है, कहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं, कौन सा जॉइंट मिसअलाइनमेंट हो रहा है, तो उसमें हम पूरा ध्यान रखते हैं। तो जी। इनसे आप सिर्फ फिजियोथेरेपी से ही आप इसको इम्प्रूव कर पाएंगे, ना कि किसी तेल या पेन किलर जेल से। ये सारे तो जेल्स मतलब और तो मतलब जो भी जेल पेन किलर जो आते हैं खाली एक समय के लिए दर्द को कम करने के लिए होते हैं, लेकिन जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, फिजियोथेरेपी नहीं करेंगे, वो मसल की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी, ताकत नहीं बढ़ेगी। जी, जी, हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ़ कुछ पल के लिए होता है कि जैसे कि ऑयल आपने लगा लिया, 6 घंटे बाद आपको 6 घंटे तक रिलीफ़ रहा, उसके बाद कंडीशन रिमेन सेम रहेगी। या अगर अच्छा। आपने एज़ जस्ट लाइक अ पेन किलर पिल्स और जस्ट लाइक अ हाँ पेन जी। किलर ऑयल्स, बोथ आर सेम इन कंडीशन। अच्छा। तो मतलब आजकल वैसे भी जी, जी, कुछ बोल रहे थे आप, बोलिए, बोलिए। जी, जी, हाँ। तो दोनों चीज़ों का फ़ंक्शन सेम ही है, लेकिन जो हमें देखना चाहिए ज़रूरी जो चीज़ होती है कि आपके एक्चुअली रूट डायग्नोसिस क्या है। किसी जॉइंट पे ओके। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है या पेन आ रहा है, तो उस पेन का रूट क्या है, कि किस वजह से या क्या रीज़न है, क्या कॉज़ है जिसकी वजह से पेन आ रहा है। क्या हमारा शरीर उस जॉइंट पे जो हमारा वेट पड़ रहा है, वो बियर नहीं कर पा रहा है हमारा जॉइंट, या जॉइंट में इतनी वीकनेस आ गई, या उससे रिलेटेड जो मसल्स हैं वो हमारे वेट को कैरी नहीं कर पा रही हैं। तो ये सब चीज़ें हमें इम्प्रूव करनी पड़ती हैं फिजियोथेरेपी के माध्यम से। तो जी। भौतिक चिकित्सा इसलिए बहुत ज़रूरी होती है। तो उसमें एक बार डायग्नोसिस करना चाहिए, एक असेसमेंट करना चाहिए कि आपकी जो मसल्स हैं वो उनमें कितनी पावर है या कितना स्ट्रेंथनिंग है कि आपके बॉडी वेट को कैरी कर सकें। जी। डॉक्टर अमर जी, आपसे एक और मेरे सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन पूछा था कि फिजियोथेरेपी का इतिहास क्या है? और आजकल गाँव में आप जाएँगे, कोई टायर 2, टायर 3 सिटीज़ में आप जाएँगे, तो आपको क्या लगता है वहाँ पे फिजियोथेरेपी कैसे लोग एडॉप्ट कर रहे हैं? और गाँव में क्या स्कोप है इसका? गाँव में लोग कैसे कर सकते हैं? और वहाँ के युवा कैसे एज़ अ करियर भी ले सकते हैं फ्यूचर में? कि क्या हो सकता है भारत में? जैसे अभी भारत बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है इकोनॉमी को लेके। तो मेडिकल में बहुत ज़्यादा आजकल रिसर्च चल रही है, तो उसमें फिजियोथेरेपी एज़ अ करियर कैसे कर सकते हैं? ये भी थोड़ा इसमें थोड़ा प्रकाश डालिए। जी, जी। मैं इस पे आपको बताना चाहूँगा, इतिहास से शुरू करूँगा कि ये जो फिजियोथेरेपी का जो अ, जन्म कह लीजिए या फिर उसका एक आविष्कार कह लीजिए, जी, तो उसकी शुरुआत हुई एक कारगिल वॉर से, जिसमें कुछ अच्छा। सोल्जर्स घायल हुए थे। तो जी, उसमें टाइम पे उनको ट्रीटमेंट और क्या चाहिए था। तो सारी चीज़ें जी, किसी का फ्रैक्चर्स थे, काफ़ी मसल इंजरीज हुई उस वॉर के दौरान। तो जिसमें नर्सेस ने, कुछ डॉक्टर्स ने मिल करके कुछ मूवमेंट्स करवाने स्टार्ट किए, ताकि वो वापस से अपने एक्टिव लाइफ में जल्दी से जल्दी पहुंच सके, ताकि रिकवरी जल्दी हो सके। तो एक्चुअली जी, जख्म तो भर जाते हैं, इंजरीज तो हील होने लग जाती हैं, लेकिन जी, कुछ जगह पे जैसे मसल को वापस से उसको फंक्शन में लाना और वापस से आपको एक एक्टिव लाइफ में भेजना, तो इसमें फिजियोथेरेपी का सबसे ज़्यादा महत्व रोल रहा। तो यहाँ से जी, ये चीज़ें निकली कि ये फिजियोथेरेपी के थ्रू हम चीज़ों को या इंजरीज को ज़्यादा जल्दी हील कर पाएंगे और एक्टिव लाइफ में वापस से जल्दी जा पाएंगे। जी, जी, तो अपने मूवमेंट्स को वापस से स्टार्ट कर पाएँगे। तो उसमें ज़्यादा डिले नहीं रहता है कि हम आपको 10 दिन का बेड रेस्ट या महीने का बेड रेस्ट, या जैसे पहले होता था कि फ्रैक्चर के बाद अगर फिज़ियोथेरेपी आप नहीं लेते, तो आपको फिर भी आपको 2-3 महीने लग जाते हैं वापस से उस हाथ को मूवमेंट में लाने के लिए। जी, तो ये चीज़ें हैं कि फिज़ियोथेरेपी अगर आप प्लास्टर फटने के बाद अगर आप यूज़ करते हैं, तो विदिन वीक आप अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं और आपकी वापस से डेली लिविंग स्टाइल जो है, वो वापस से जी। आप स्टार्ट कर सकते हैं। वही वेट वेट कैरी कर पाएँगे आप, वही जो काम थे आपको, तो वो टाइम को कम कर दिया गया फिज़ियोथेरेपी के माध्यम से कि ज़्यादा जल्दी हील हो सके और मसल फंक्शन में वापस से जल्दी से आ सके। तो तो आपके ये कहने का मतलब है हाँ, कि आपके कहने का मतलब है कि फिजियोथेरेपी पूरा जो है कारगिल वॉर से इंडिया में शुरू हुआ था, प्रचलित हुआ था। जी, जी। कारगिल वॉर के बाद। अच्छा। जी, जी, हाँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो वहाँ पे था, तो उसमें इसकी नीड देखी गई, फिर इसको मेडिकल चिकित्सा पद्धति में शामिल कर लिया गया भौतिक चिकित्सा के नाम से। भौतिक चिकित्सा जी, पद्धति के नाम से फिर इसमें तरह-तरह की चीज़ों पे शोध हुआ। तो कई डिपार्टमेंट में उसको एक एक अहम रोल हिस्सा दिया गया, जैसे न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में।
अच्छा, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले आपसे मुझे ये पूछना था कि मतलब जो भी बंदा कोई गाँव का बंदा उसे डॉक्टर बनना हो, नाम की अगर डॉक्टर लगाना हो, तो फिजियोथेरेपी कोर्स कर सकता है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। जी हाँ, ये बिल्कुल पूरी तरह से पारित है। ज WHO ने इसको ऑथराइज़ किया है और जी, क्योंकि आप डॉक्टर इसलिए ऑथराइज़ कर सकते हैं। वैसे तो बेसिकली देखा जाए तो डॉक्टर पीएचडी के अलावा कोई नहीं लगा सकता है सफिक्स। तो डोंट चूज़ दिस प्रोफ़ेशन जस्ट बिकॉज़ ऑफ डॉक्टर। कभी भी ओके। आप इस प्रोफ़ेशन को एक डॉक्टर आपके नाम के आगे लग जाएगा इस वजह से ना चूज़ करिए, बल्कि इसके प्रोफ़ेशन के वर्क को समझने की कोशिश करिए कि इट्स अ नोबल प्रोफ़ेशन और आप जी, लोगों को सर्व कर रहे हैं एक लाइफ़। जी। अच्छी बात कही तो आपने डॉक्टर। जी, जी, हाँ। तो आप जी, आपने एक अच्छी लाइफ़ बात सर्व कही। कर रहे हैं लोगों को, तो इसके जी, जी। सिर्फ़ इसके वर्किंग को देख कर के आप इस प्रोफ़ेशन को चूज़ करिए, ना कि सिर्फ़ डॉक्टर। आपने तो अच्छी बात की है डॉक्टर अमर जी। आपसे कुछ एक और भी क्वेश्चन था कि लोग समझते हैं फिजियोथेरेपी मतलब जो है खाली मसल की इंजरी जो हो जाती है उसको ठीक करने का होता है। कुछ लोग समझते हैं अगर शहरों में आप जाओगे फिजियोथेरेपी ज़्यादा कोई भाव देता नहीं है। मतलब कहने का मतलब ज़्यादा फिजियोथेरेपी कोई तवज्जो देता नहीं है। तो देखिए आपको क्या गाँव लगता है फिजियोथेरेपी का क्या इम्पोर्टेंस है? कितने टाइप्स की फिजियोथेरेपी होते हैं? और किस डिसऑर्डर पे हम लोग काम कर सकते हैं फिजियोथेरेपी के सेगमेंट के अंदर? देखिए, ये सारी चीज़ें तभी आती हैं जब आप में कोई किसी तरह की अवेयरनेस नहीं होती है, किसी प्रोफ़ेशन को लेकर के या किसी चीज़ को लेकर के। जी, तो तब ये चीज़ें अब हालाँकि देखा जाए अगर तो हम काफ़ी टाइम से क्रिकेट मैच देख रहे हैं या स्पोर्ट्स देख जी, रहे हैं, जी, तो हमारा फ़ोकस रहता है कि हम क्रिकेट का स्कोर क्या है, लेकिन हम ओवरऑल सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं रखते हैं कि जी, क्रिकेट खेलते टाइम आप फिज़ियोथेरेपी आज का नहीं, फिज़ियोथेरेपी काफ़ी टाइम से है और क्रिकेट काफ़ी लोग पसंद करते हैं, देखते हैं, लेकिन कभी वो ये नहीं समझने की कोशिश करते हैं कि उसमें एक अहम रोल जो होता है, वो एक फिज़ियोथेरेपिस्ट का ही होता है। खेल के दौरान अगर किसी प्लेयर को चोट लग जाती है, तो वहाँ पे वो डॉक्टर फिज़ियोथेरेपिस्ट वहीं पे आता है और उसको अ अ, इम्प्रूव करके चीज़ों को या उसको कंप्रेस्ड करके तो प्लेयर को फिर से रिबिल्ड अप करके तो वहाँ पे फिर से खेल को कंटिन्यू करवाता है। तो ये सबसे जी, बड़ा अहम रोल होता है फिज़ियोथेरेपी को समझने के लिए। अगर जी। लेकिन बस लोग है कि इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते कि उन्हें बस क्रिकेट के स्कोर से मतलब रहता है, लेकिन ओवरऑल सारी चीज़ें देखी जाए तो ये इतनी इम्पोर्टेंट लाइफ में। उसके बाद आ जाती हैं चीज़ें कि जैसा कि आपने बताया कि रूरल एरिया में लोग समझते हैं कि मसल इंजरी की नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में अलग-अलग अपने रोल्स हैं। सिर्फ मसल ऑर्थोपेडिक्स में ही नहीं, ऑर्थोपेडिक्स में अगर आप जाएँगे तो आपके मसल इंजरी पे काम होगा, आपकी जॉइंट्स प्रॉब्लम पे काम होगा। अगर न्यूरोलॉजिकल पे जाएँगे तो तो आपके न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं स्पाइन में प्रॉब्लम आ रही है, उसपे फंक्शन उसपे इसका अहम रोल है या ब्लड डिसऑर्डर थोड़ा प्रॉब्लम्स हैं। थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं कि इस पे न्यूरोलॉजिकल जो होती थेरेपी न्यूरोलॉजिकली स्पाइन को लेके इसमें थोड़ा थोड़ा डीपली प्रकाश डाल सकते हैं ताकि और लोग समझ सकें। जी हाँ, जैसे लोग कि इस लोग सब प्रॉब्लम जैसे कि क्योंकि लोग जो न्यूरोलॉजिकल ऐसे प्रॉब्लम ऊपर-ऊपर से पढ़ लेते हैं किताब से मतलब विकिपीडिया से तो समझते नहीं है कि फिजियोथेरेपी का मेन प्रोसीजर क्या है, किसी को स्पाइन प्रॉब्लम हो, कोई कैसे रिज़ॉल्व हो सके और जैसे किसी को हार्ट डिसीज़ आई थिंक मैंने सुना है हार्ट डिसीज़ में भी होता होगा फिजियोथेरेपी का। हार्ट डिसीज़ जी, जिसको भी जी। हार्ट की डिसीज़ हो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल न्यूरोलॉजिकल में न्यूरो डिपार्टमेंट में फिज़ियोथेरेपी का अहम रोल है। जैसे किसी को स्ट्रोक पैरालिसिस हुआ जी, सेरेब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंट, तो स्ट्रोक के बाद क्या होता है कि ब्लड क्लॉट ब्रेन में डिपॉज़िट हो जाता है जिसको और उसके बाद ब्रेन के जिस पार्ट में वो डिपॉज़िशन होता है वहाँ के फंक्शंस बिल्कुल स्लो हो जाते हैं या बिल्कुल लॉस हो जाते हैं। जिसकी वजह से असर उसके उस साइड पे पड़ता है जो अंग काम करना बंद कर देता है, जिससे अगर हम रूरल एरिया की भाषा में अगर बोले तो फालिस गिरना। फालिस गिरना जी, यानी पैरालिसिस, एक हाफ साइड में पैरालिसिस हो जाना या पूरी बॉडी में पैरालिसिस हो जाना। तो ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और इसमें फिजियोथेरेपी का अहम रोल होता है ये कि वापस से दोबारा से वो न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करना, वो मसल फंक्शंस को एक्टिव करना, वो ब्रेन को एक्टिव करना, न्यूरैक्सिस पे काम करना। तो जी, इस तरह से हम ब्रेन को वापस से ट्रेन करते हैं कि वो सारे फंक्शन उसमें वापस से रीस्टोर हो सके जो उसने अच्छा, स्ट्रोक के दौरान खो दिए हैं या चले गए हैं या डिमेंस्ड हो गए हैं। ठीक है, तो इस जी, फिजियोथेरेपी के थ्रू हम स्ट्रोक पैरालिसिस में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स
और बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट और बहुत अच्छी अचीवमेंट्स हमने गेन किया है। काफ़ी सारे मरीज़ों में ये देखने को मिला है कि वो स्ट्रोक पैरालाइज्ड हुए, होल बॉडी पैरालाइज्ड हुए। उसके बाद फिजियोथेरेपी लेने के बाद उनमें आप ये नहीं कह सकेंगे कि इनको कभी स्ट्रोक आया था या पैरालाइज्ड हुए थे। वो अपना वापस से अपना जो लाइफ़स्टाइल है, जैसे जी रहे थे वैसे ही वापस से उस लाइफ़स्टाइल में जीने लगे। जी। तो उनकी लाइफ तो अभी जी, जी, आप कुछ बोल रहे थे, सॉरी। जी, जी, हाँ, तो उनकी लाइफ काफ़ी से एक्टिव हुई। तो और दूसरे माध्यम से ये देखें कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम अगर किसी स्पाइन पे अगर देखा जाए, तो स्पाइन पे अगर कोई नर्व कंप्रेशन आता है, जिसकी वजह से पैरों में झंझनाहट, सुन्नपन या रेडिएटिंग पेन, तो कूल्हे से कमर का दर्द नीचे उतरते हुए, या किसी पर्टिकुलर रीज़न पे बिल्कुल मसल पे कुछ महसूस ना होना, नंबनेस सी रहना, तो इनमें हम क्या कहते हैं, स्पाइन में एक स्पाइन का मोशन या उसको मोबिलाइज करके हम इस चीज़ को नर्व कंप्रेशन को रिलीज करते हैं। उसके बाद उसके न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स पे वर्क करके वापस से मसल स्ट्रेंथनिंग करके ब्लड का पूलिंग कर अच्छा करके ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा करके वो चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स को रिड्यूस हो जा करते हैं। मतलब ये भी हम लोग जिसको भी डिसीज़ हो न्यूरोलॉजिकली स्पाइन को लेके, और माइट भी आपने कहा था कुछ हार्ट डिसीज़ को भी कवर करते हैं, हार्ट डिसीज़ इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी हाँ, कार्डियक प्रॉब्लम इसमें में हम हमारी काफ़ी करते हैं एज जस्ट तो आप इस थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं, सॉरी टू इंटरप्ट, आप थोड़ा प्रकाश डाल कि हार्ट डिसीज़ आजकल आप देख रहे हैं बहुत से स्टार, हीरो यंगस्टर जो है हार्ट डिसीज़ से मर रहे हैं, जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, दिल की बीमारी, उसको कैसे रिज़ॉल्व कर सकते हैं? जी, जी हाँ, उसे मैंने कैसे काफ़ी रिज़ॉल्व दिनों कर में सकते नोटिस किया है कि जिम वर्कआउट के दौरान पे काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई और हार्ट फेलियर हैं? हुए उनके साथ, या कई लोगों, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मुझे भी काफ़ी लोगों ने बोला कि क्या ऐसा होता है कि वो बंदा जिम कर रहा है और जिम में अपने आप को फिट रखने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि ये एक्टिविटी, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो अगर आप जिम करते हैं, तो उसमें कुछ ख़ास चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि कौन-सा आपकी एक्सरसाइज ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, आपके एक्सरसाइज के रिपीटिशन क्या होने चाहिए। इस चीज़ पे हमें वर्क करना ज़रूरी होता है, ना कि हाइपर होकर के। और आजकल हम देखते हैं कि जिम में लोग हाइपर होकर के या अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए या अपने गुस्से को कम करने के लिए ज़्यादा ज़्यादा रिपीटिशन में एक्सरसाइज करते हैं, ज़्यादा वेट कैरी करते हैं, अपनी कैपेसिटी से बाहर जा कर के एक्सरसाइज करने शुरू कर देते हैं, या ट्रेडमिल पे बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं, जितनी उनकी कैपेसिटी नहीं होती है। तो ये गलत चीज़ें हैं। तो अगर आप अपना जिम का वर्कआउट अगर आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर में ले रहे हैं या किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के अंडर में ले रहे हैं, तो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि आपकी कार्डियक हेल्थ कैसी है, उसको इवैल्यूएट करना पहले ही, कि आपके हार्ट पे कितना ज़ोर जाना चाहिए, कितना स्ट्रेस लेना चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम इन चीज़ों पे अगर इग्नोर कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं और हमारा मेंटल जो फ़ोकस होता है, वो हमारी एक्सरसाइज़ पे होता है मोस्टली, और उसमें हम अपना एरोगेंट दिखाते हैं और अपना एक जोश कह लीजिए वो दिखाते हैं कि हाँ, अ, तो उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि हमारे हार्ट पे कभी-कभी अनवांटेड स्ट्रेस, अनवांटेड प्रेशर पड़ने लगता है। तो उस जी, चीज़ को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। उसके रिज़ल्ट ये होते हैं कि सडन कार्डियक फेलियर और या हॉफनिंग आना या ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होनी, ये सब स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। तो बस जी, मेरा यही कहना है कि अगर आप कोई भी जिम एक्टिविटी करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो आप प्रॉपरली फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर में रहकर करिए या किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर के अंडर में होकर के करिए। उसके जी, थ्रू ही आप अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि कोई भी अपनी कैपेसिटी के या अपनी लिमिट्स के आगे जाकर के वर्कआउट ना करें। जी। आज की तो युवाओं से मेरा बस यही कहना है, जो लोग वर्कआउट से डर रहे हैं, बहुत से लोग डर रहे हैं, मेरे पास भी बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि जी, वर्कआउट के ये रिजल्ट देख करके वो वर्कआउट करना नहीं चाहते। तो मैं जी, बस उनसे यही कहता हूँ कि आप अगर वर्कआउट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप मेंटली आप फ्री रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए। अगर आप में गुस्सा है या डिप्रेशन है, तो आप उस दिन वर्कआउट को स्किप करिए। लेकिन अगर आप जाते हैं, हाँ, तो बिल्कुल भी जाइए और अपने वर्कआउट को बहुत प्यार से, बहुत सहजता से करिए और अपनी कैपेसिटी को बहुत स्लो बढ़ाइए। उसको ग्रेजुअली बढ़ाना है, एक दिन में उसको इंस्टेंट मत बढ़ाइए।
ग्रेजुअली उस पे वर्क करिए। अगर आपकी कोई स्ट्रेंथ को बढ़ाना है कि आप अगर 10 रिपीटिशन अगर आप रोज़ कर रहे हैं, तो ये नहीं कि आप नेक्स्ट डे जा कर के 20 रिपीटिशन कर दें, ना, ये गलत है। आप 10 रिपीटिशन में कर रहे हैं, तो आप 12 रिपीटिशन पर डे के हिसाब से बढ़ाइए कि 2 रिपीटिशन मैंने बढ़ाए, फिर उसके बाद 1 बढ़ाया, फिर 2 रिपीटिशन पे आप काफ़ी काम किया। उस ऐसे धीरे-धीरे ग्रेजुअली मसल्स पे फंक्शन, ताकि हार्ट हमारा जो है या हमारा बॉडी है, ये उस चीज़ को, उस स्ट्रेस को अडैप्ट करने के लिए उसको टाइम मिल जाए। जी, जब जी। उस पे अडैप्ट करने का टाइम नहीं मिलता है, तो इस तरह के हार्ट फेल्योर जैसे रिज़ल्ट आते हैं, आप उस पे सडन प्रेशर डाल देते हैं, तो इस तरह के वर्कआउट में ये सारे एक्सीडेंट देखने को आपको मिलेंगे। जी, वैसे वैसे मैंने ये भी सुना है कि लोग जो है सप्लीमेंट्स बहुत लेते हैं और जितने भी जिम ट्रेनर होते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, वो जी, कहते हैं कि कोई मोटा इंसान है, कोई पतला इंसान है, उसको एकदम से शुरू कर दिया कार्डियो कराना और उससे जो है ज़्यादा करते क मतलब आपको सपोज़ आपकी एक बंदे की कैपेसिटी है कि 10 रेप्स मारे 10 बार अ, ब डंबल करना। उससे कहते तुम जी। 20 बार, 12 बार करो, 15 बार की 3-3, 4-4 सेट मारो। तो उसपे आप क्या नहीं, बोलना नहीं, चाहेंगे यूथ को उस समय चीज़ें और देखिए, जिम सप्लीमेंट्स को लेके क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, 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 ये सारी चीज़ें गलत हैं। देखिए, आपका बॉडी है, ये आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, ये बहुत ही डिफरेंट है और इसको कोई जिम ट्रेनर नहीं समझ सकता। जिम ट्रेनर सिर्फ़ उसको एक शेप दे सकता है, लेकिन आपके इंटरनली फिज़ियोलॉजी में क्या चल रहा है, आपका ब्लड सर्कुलेशन कैसा है, आपको शुगर कित है या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं आप, तो उस पे जिम ट्रेनर फ़ोकस नहीं करेगा कि आप जैसे जाते हैं जिम में, तो वो आपसे नहीं पूछेगा आज आपका ब्लड प्रेशर कितना है या आज आपका शुगर लेवल कितना है। ये सारी चीज़ें जी, वो नहीं पूछते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। किसी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमारा ये फोकस होना बहुत ज़रूरी है कि उससे पहले हम अपना बीपी चेक कर लें, अगर हमें बीपी की प्रॉब्लम है तो, और हम अपना शुगर लेवल टेस्ट करके तभी अपनी आगे की एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी चाहिए। तो ये कोई जिम ट्रेनर नहीं बताएगा, ये एक मेडिकल प्रैक्टिशनर ही बताएगा या कोई मेडिकल प्रोफेशनल ही बता सकेगा जी, या फिजियोथेरेपिस्ट ही बता पाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपनी कोई भी एक्टिविटी ऐसे किसी भी जिम ट्रेनर को के हाथ थ्रू मत जाइए, क्योंकि वो आपको पुश करेंगे कि आप और ज़्यादा गेन करें और ज़्यादा मसल गेन करें, लेकिन आपकी इंटरनल बॉडी में क्या चल रहा है, आपका कैपेसिटी कितना है, एंड्योरेंस कितना है, ये उस पे वर्कआउट नहीं करेंगे। जी। तो अमर जी, डॉक्टर अमर जी आपसे एक क्वेश्चन ये था कि कोई भी अगर सपोज़ कोई गाँव का आदमी जिसको एक्सरसाइज शुरू करनी, जिसको मतलब किसी जिसको भी एथलीट बनना हो, उसको आप क्या एडवाइस देंगे एज़ अ स्टार्टिंग स्टेज? पहला स्टेप क्या रखेगा बंदा? पहला उसको भी स्टेप मतलब ये शुरू करना रहेगा कि देखिए, अगर आपको किसी भी चीज़ को जॉइन करना है या किसी चीज़ को एथलीट में, जैसे कि अगर आपको रेस में आपको आगे जाना है या किसी या स्पोर्ट में पुलिस आगे की जाना भर्ती हो? है, जी, जी, हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो उससे पहले उससे रिलेटेड आपको सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको फिज़िकली आप में कुछ बढ़ाना है या फिज़िकली कुछ इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिजियोथेरेपी के माध्यम से आप अपनी एक्सरसाइज का चूज़ करें। और सबसे जी, बेस्ट है कि फिजियोथेरेपी में आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट के कंसल्टेंसी के अंडर में आप अपनी चीज़ों का कि आप में कितना रोज़ रनिंग करना है या आपको क्या डाइट लेनी है या आपको किस मसल्स पे ज़्यादा मेहनत करनी है या जी, जी, दौड़ते वक़्त आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो चीज़ों को इम्प्रूव सिर्फ़ एक फिजियोथेरेपिस्ट ही कर पाएगा। तो इसलिए जी, ज़रूरी है कि आप फिजियोथेरेपी के अंडर में आप अपनी चीज़ों को स्टार्ट करें। चाहे वो एथलीट में जाना हो या किसी भी स्पोर्ट में आपको जॉइन करना हो, तो ये ज़रूरी है कि आपकी मसल्स का, आपके इंटरनल पार्ट्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है उस दौरान पे। जी। तो जो चीज़ तो जिस हाँ जी, कुछ बोल रहे थे जो आप। चीज़ जी, हाँ, कुछ बोल रहे थे आप, सॉरी कुछ बोल रहे थे आप। आप जिस चीज़ के लिए आप अगर जैसे आपको एज़ अ रनर आपके लिए जो-जो चीज़ें ज़रूरी हैं, फिज़ियोथेरेपिस्ट आपकी उन चीज़ों पे वर्क करेगा, उस चीज़ों में आपको गाइड करेगा। क्या आपकी अ डाइट होनी चाहिए और क्या जी, आपका जो मसल फंक्शन है कैसा होना चाहिए। तो इन चीज़ों जी, पे, और अगर उसके दौरान अगर आपको कोई इंजरी आ जाती है या इंजरी ना आए, तो उसके लिए भी एक फिजियोथेरेपिस्ट आपको प्रिकॉशंस बताता है। कुछ जी, रेस बताते हैं, कुछ शूज़ एडवाइस दिए जाते हैं कि जिसमें बॉडी का जी, प्रेशर ज़्यादा पैरों पे ना पड़े। तो इस गाइडेंस में अगर आप चीज़ों की तैयारी करते हैं, तो आप एक बेटर प्रिपरेशन कर पाएँगे और एक
काफ़ी सारी इंजरीज से प्रिवेंट हो पाएंगे। जी, तो डॉक्टर अमर जी, जैसा अभी आपको पता है हिंदुस्तान में 140 की आबादी है, वैसे यूएन ने बोल दिया है। तो जी आपको क्या लगता है फिजियोथेरेपी का क्या एक फ्यूचर है, और एक कैसे गाँव का इंसान, एक ऐसे छोटा मिडिल क्लास बंदा फिजियोथेरेपी को ऐसे करियर ले सकता है? क्या-क्या स्टेप्स होते हैं? कहाँ का एग्ज़ाम दे सकते हैं? तो थोड़ा इस पे प्रकाश डालेंगे, और प्लस उसका फ्यूचर क्या है इंडिया में? देखिए, फ्यूचर इसका फिजियोथेरेपी का काफ़ी अच्छा ब्रॉड स्केल में है, क्योंकि आने वाले समय में आज का अगर मैं टाइम लेता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें फिजियोथेरेपी की नीड नहीं है। हर जगह आपको फिजियोथेरेपी के से रिलेटेड पेशेंट मिलेंगे, क्योंकि मेनली हम देखते हैं कि आजकल हर कोई अ, सबका पोस्चर खराब हो रखा है कि ड्यू टू प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग। किसी का प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग जॉब है, किसी का प्रोलॉन्ग सिटिंग जॉब है। तो इनमें फिर स्पाइन पे प्रॉब्लम्स आना, प्रेशर आना, सर्वाइकल इश्यूज होने या लोअर बैक पेन आना, तो ये सब कॉमन है आज की डेट में। किसी को भी अगर अगर घर में देखा जाए, तो आपको हर एक घर में एक लोअर बैक या सर्वाइकल पेशेंट मिल जाएगा ज़रूर, या नी पेन का पेशेंट ज़रूर मिल जाएगा। तो इसका जी। फ्यूचर काफ़ी अच्छा है, और इतना है कि ये कम पड़ सकता है। फिजियोथेरेपिस्ट अगर जितना भी दिया जाए इंडिया में, एक देश में, उसमें फिजियोथेरेपिस्ट कम पड़ सकता है। बस ये है कि लोगों के में अवेयरनेस नहीं है। आज के टाइम में मैं देखता हूँ, मैं क्लिनिक में खुद ही बैठता हूँ, तो मैं देखता हूँ लोगों की मेंटालिटी किस तरह उनके उस पे हावी होती है। वो चाहते हैं कि मेडिकेशन पे डिपेंड रहना। अब वो मेडिकेशन जी, उनका जी। चलता है लंबे समय तक, 6 महीने, साल भर, और वो उनको ये नहीं पता होता है कि इस मेडिसिन के थ्रू उनके बॉडी पे क्या साइड इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं, रीनल प्रॉब्लम्स क्या-क्या स्टार्ट होने लगी हैं, लीवर पे कितना असर पड़ रहा है। इन सब चीज़ों से बिल्कुल अवेयर नहीं रहते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के लोगों में बस ये है, जागरूक करना है, तो लोगों को बताना है, तभी ये चीज़ें पूरी इम्प्रूव हो पाएँगी। और गाँव रूरल एरियाज़ में भी लोगों को बताना चाहिए, लेकिन जी। गाँव में बस ये है कि लोगों को ज़्यादा भरोसा दवाइयों पे है, कि वो चाहते हैं कि कोई पेन किलर मुझे मिल जाए और 6 घंटे आराम मिल जाए, और मैं काम कर लूँ। फिर उसके बाद मैं एक दवा ले लूँ, फिर उसके बाद 6 घंटे आराम मिल जाए, मैं सो लूँ आराम से। तो इन चीज़ों पे, ये सारी मेंटालिटी लोगों की दूर करने में काफ़ी ज़रूरत है कि जी, वैसे वैसे सरकार भी सेंट्रल गवर्नमेंट भी गाँव-गाँव में एक चला रही है योजना, कि जहाँ पे लोग फिजियोथेरेपी के बारे में थोड़ा डिटेल बता सकें, हिंदी में समझा सकें। तभी मैंने आपको एज़ अ गेस्ट बुलाया था, इससे भी देख सकें, प्लस गवर्नमेंट साइड में कर ही रही है, लोगों को ज्ञान देने की फिजियोथेरेपी होता क्या है। हाँ, बिल्कुल, गवर्नमेंट इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है, और काफ़ी जगह-जगह पे कैंपेन भी किए हैं गवर्नमेंट ने। तो जी, जी। इसलिए और स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी कुछ इसमें इस प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए, और इसमें इसको काफ़ी लोगों में स्प्रेड करने के लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें और बहुत सी अच्छी चीज़ें बताई, कि फिजियोथेरेपी एक आपकी आज आपको दवाओं से बचा सकती है, फर्दर सर्जरीज से बचा सकती है, आगे आने वाली बड़ी-बड़ी बीमारियों से बचा सकती है, और जी। कोई भी बीमारी को आप लंबे समय तक ना एक्सटेंड करें। इसमें भी आपको फिजियोथेरेपी ही इम्प्रूव कर सकता है, कि आप कम समय में जल्दी रिकवर होकर के अपनी लिविंग स्टाइल में वापस जा सकते थैंक यू डॉक्टर अमर सिंह, आपका अपना कीमती वक़्त देने के लिए। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड आई बिलीव आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। अगर मिला है तो प्लीज़ आप ये नॉलेज और लोग को बांटिए ना। लोग आते हैं, देखते, सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब द बटन, रेड बटन दिया हो नीचे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द बटन। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले, क्योंकि ऐसा बहुत कुछ हो रहा है लाइफ में मेडिकल को लेके, जो हम लोग को अवेयरनेस नहीं है। तो उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब, इट हेल्प्स मी टू मोटिवेट to get you all these type of videos. You can also support us. My GPay number is there. You can support from Patreon also. और ऐसे में और भी वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए, आपकी दी ओरिजिन शो नॉलेज स्टार्ट्स हियर पे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड। विल बी राइट बैक शॉर्टली।